सचिन, मैं शॉर्ट और मिड टर्म की मैं बात करूँ तो देखिए कहीं न कहीं हमने देखा कि इसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो क्या लग रहा है 2026 लॉन्ग टर्म के पर ही डिपेंड रहेगा या फिर कहीं न कहीं इन पर भी दाँव लगाया जा सकता है? नहीं, देखिए हमने देखा है कि 2023 से 25 का जो फेज़ था ना, उसमें यूफ़ोरिया ज़्यादा था। उसमें शायद चीज़ें इतनी अच्छी थी नहीं इकोनॉमी में, बट प्राइसिंग बहुत अलग था। अगर मैं स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से कहूँ तो कई ऐसे सेगमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा रेलवे, डिफेंस, जहाँ पर थोड़ा लगा और थोड़ा भेड़-चाल में भी वो सेगमेंट और ज़्यादा चल जाते हैं। तो अगर मैं मीडियम टर्म की भी बात करूँ या लॉन्ग टर्म की बात करूँ, 1 साल को मैं मीडियम टर्म में ही मानूँगा, उसको लॉन्ग टर्म तो नहीं कहेंगे। बट क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे फेवर में आ चुकी हैं, वैल्यूएशंस थोड़ा बेटर हो चुका है, अर्निंग्स थोड़ा बेटर हो चुका है। अभी तो जीएसटी कट का इफ़ेक्ट हमें लगता है अभी आना बाकी है। अच्छा। काफ़ी सारे सेगमेंट है, क्योंकि सितंबर एंड में जीएसटी कट हुए हैं। तो अभी तक तो जितने आपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखे हैं वो उस टाइम तक के ही हैं, लेकिन जो मेन इफेक्ट आना है वो आगे की अर्निंग्स में आना शुरू होगा। एंड वी आर होपफुल कि 12 से 15% का कंपनीज का अर्निंग आ सकता है। तो उसको देखते हुए काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अच्छा ही करेगा, रिलेटिव साइड पे ज़्यादा अच्छा करेगा। लेकिन इस साइड पे मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई होता था, हम 6-7% इन्फ्लेशन पे होते थे, फिर 4% पे आए। तो मार्केट अगर 15% भी रिटर्न देता था तो वो भी उतना अच्छा नहीं था। तो आप रिलेटिवली तो आप 8-9% ही एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे थे। अब हम इन्फ्लेशन ही 2% पे आ चुका है। तो हमें भी थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा गिराना पड़ेगा। अब अगर 10 से 12% का भी रिटर्न आता है, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो अगर 12 से 13% आ जाता है तो मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो अब हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को जरूर मॉडरेट करना पड़ेगा। शायद जो पीछे हमने तेजी देखी है, जब एक एक साल में 25-30% के भी कई बार रिटर्न आए हैं, शायद वो 2026 वैसा साल नहीं होने वाला है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2026 में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिख सकता? क्योंकि हाँ, वो देखिए, हमने एक बहुत अच्छा मार्केट में देखा है। हमें याद है कि कहाँ मार्केट कोविड के टाइम 7,000-8,000 पे जो अपना निफ्टी था, जो बिल्कुल। नीचे लो मारा था, वहाँ से आप 2020-21 से आज देखिए, आज हम 25-26 हज़ार पे खड़े हैं। तो एक बहुत बड़ा रैली आ चुका है। तो वो जो 20-25% का एक आपने कई साल बीच में देखे, तो वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हाँ, अगर मार्केट दोबारा यूफोरिया में आता है तो हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अब उतना तेज़ी आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबली भी हमें पता है कि वैल्यूएशन आर हाई, तो वहाँ से थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ लेस। इंडिया पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि बहुत अच्छे साल के बाद एक ये साल खराब था, थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना ब्रॉडर मार्केट से, और इस साल हमें लगता है कि अर्निंग्स के हिसाब से ही रिटर्न आने के चांसेस है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि 26,000 का जो टारगेट था वो तो अचीव कर लिया, लेकिन प्रिडिक्शन तो ये भी की जा रही है ना कि शायद हो सकता है 29,000 का जो कहीं न कहीं रेखा है उसको हम टच कर लेंगे। आप मानते हैं ऐसा? देखिए, 29,000 इज़ जस्ट ए नंबर। वो भी देखा जाए तो सिर्फ 15% की आप बात कर रहे हो। सो 10 से 15% का ही एक रैली है। अगर 29,000 आ जाता है, आई थिंक दैट इज़ द लेवल जहाँ पर हमें भी लगता है कि 29,000 टू 30,000 इज समथिंग जहाँ पर मार्केट एक बार पहुँच सकता है। और ऑब्वियसली क्या होता है कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है। आपका जो पीछे रहा ठीक है, लेकिन आगे आपका क्या पिक्चर है, गवर्नमेंट उसमें पॉलिसी साइड पे क्या एक्शन लेती है, प्राइवेट कैपेक्स आता है या नहीं आता है, जो कंपनीज हैं जो सोलर पैनल, सोलर सेल्स लगा रही हैं, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आ रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ रहा है, आईटी एआई से काफ़ी कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। अगर हमारी ग्रोथ 7.5% से थोड़ी बढ़ के 8, 8.5 की तरफ जाती है रियल जीडीपी, तो ऑब्वियसली तो फिर मार्केट उसको और फैक्टर इन करना शुरू करेगा। तब हो सकता है कि आपका लेवल 30,000 के भी ऊपर चला जाए। अच्छा। बट वो हमारा एक होप सेगमेंट है, वो हम चाहें कि ऐसा हो जाए। लेकिन अगर आप कंसेंसस की बात करें, जेफरीज, कोटक, जेपी मॉर्गन, मोर्गन स्टैनली, इन सब की बात करें, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम का जो प्रेडिक्शन है वो 28,000 से 30,000 का ही है अगले साल का। तो यस। 30,000 का वो मतलब 2026 में देखिए प्रिडिक्शन तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो वहाँ तक टच करने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि अगर मार्केट को इतने स्मूथली वहाँ तक ले जाना है, तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हो सकेंगे कि जहाँ पर मार्केट हमारी इजीली वहाँ तक पहुँच सके? ठीक है। बेसिकली मार्केट का एक एक सिंगल जो थंब रूल है आप कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे मतलब इधर उधर का शोर काफ़ी चलता है, लेकिन जब तक कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं तो उनके शेयर प्राइस बढ़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। और अब हमने देखा है कि वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो चुके हैं, एंड लार्ज कैप कंपनीज तो ना ज़्यादा गिरी हैं ना ज़्यादा चली हैं पिछले एक साल में। तो यहाँ से अगर वो अर्निंग ग्रोथ आता है, अगर कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं, उसके लिए
गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो उनको काफ़ी केपेक्स करना होगा, काफ़ी ग्राउंड पे उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगा। प्राइवेट कंपनीज़ को अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, अपने प्लांट्स का वहाँ पर अगर वो और इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से अगर जॉब्स आती हैं, अगर ये सारा पॉलिसी एक्शन आरबीआई आई थिंक वो काफ़ी अहेड रहा है, काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है, काफ़ी प्रो ग्रोथ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें रेट हाइक एटलीस्ट नहीं मिलेगा इस साल, रेट कट वो काफ़ी कर चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट का एक्शन अच्छा रहता है, आरबीआई इज़ अलाइंड, और अगर हमारा इस बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी ठीक हो जाती है और हम कोई गलत नहीं करते हैं, कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेते हैं किसी कंट्री के अगेंस्ट, या हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, आई थिंक ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें 28 से 30 हज़ार पहुंचाने में काफ़ी मदद करेंगी। अच्छा सचिन, अगर मैं करेंसीज के हिसाब से बात करूं, खास तौर पर अगर मैं कमोडिटीज़ में आऊं, गोल्ड और सिल्वर हमने देखा किस तरीके से इसमें बूम रहा, कितना ज़्यादा रिटर्न इसने निवेशकों को दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसमें क्रिप्टो को ऐड ऑन करूं, हाँ जी, तो क्रिप्टो में फ्लक्चुएशन देखिए हमने देख लिया, हाँ जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाख को भी क्रॉस किया और कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा झटका भी इसमें देखने को मिला है। लेकिन आगे इसमें भी गुंजाइश नजर आ रही है कि शायद हो सकता है ये भी इसमें भी रैली देखने को मिले। तो आपके हिसाब से आप इसको कहाँ देख रहे हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप एआईज को लेकर कह रहे थे कि आने वाले वक्त में बहुत तेजी से चलेंगे, शायद इनके जो स्टॉक्स होंगे और तेजी से बूम कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर की अगर मैं बात करूं, देखिए काफ़ी ज़्यादा ईवीज में इनका यूज़ हो रहा है, कई सारे ऐसे कहीं ना कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल किया यूसेज जाए। काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि इनको आप कैसे देख रहे हैं 2026 में गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो को लेकर क्या प्रिडिक्ट आप करना चाहेंगे? सो गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, अगर मैं तीनों की बात करूं तो इनका इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब आप कहिए कि जैसे सपोज मैं इक्विटी की बात करता हूं, हमें पता है कि वो बिजनेसेस है, वहां पर एक प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है, या वो डिविडेंड देते हैं, तो उसका एक रिजल्ट है, उसके बेसिस पे आप उसका एक वैल्यूएशन निकाल सकते हो। रियल एस्टेट है तो आपको पता है वो कितना रेंटल क्रिएट करता है। आपने 100 रुपया लगाया तो शायद 6 रुपये वो रेंटल आपके लिए 5 रुपये रेंटल क्रिएट कर देता है, या 3-4 रुपये क्रिएट कर देता है, तो आपको पता है कि वो कितना चलता है, तो आप एक वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आई थिंक स्पेसिफिकली क्रिप्टो, गोल्ड और सिल्वर, जो तीनों जो आपने पॉइंट बोले, उनका वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसमें से सिल्वर और गोल्ड एक तरह की, गोल्ड तो सेफ हेवन रहा ही है, जब जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न आए हैं, जब तक टेंशन्स बढ़ी हैं, तब तक उसमें तेज़ी आई है। तो एज ए सेफ हेवन कुछ ना कुछ एलोकेशन आई थिंक पोर्टफोलियोज में वो होना चाहिए। सिल्वर आपने बताया ईवी में यूज़ हो रहा है, उसका इंडस्ट्रियल यूसेज है, तो इसलिए भी हमने देखा है 13-14 साल के बाद वो $50 का मार्क उसने क्रॉस किया, तो टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया वो। बट काफ़ी हद तक हम उसको $23 से ट्रैक कर रहे हैं, हमारा टीम, रिसर्च टीम, और वो $60 क्रॉस कर गया, तो एक बहुत बड़ा रैली ऑलरेडी आ चुका है। तो एक ये भी सेगमेंट है कि जो चीज़ें बहुत चल चुकी होती हैं, क्योंकि ये सिक्लिकल हैं थोड़ी, आपने देखा है कि 5-6 साल चलती हैं, फिर 2-3 साल का स्टैग्नेशन भी आ जाता है। तो मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि हमें हाइप के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंटल रिटर्न है वो बहुत कम हो जाता है, बल्कि गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक मिनिमल एक एसेट एलोकेशन जरूर गोल्ड और सिल्वर को आप दे सकते हो। क्रिप्टो स्पेसिफिकली हमें नहीं पता है कि उसको वैल्यू कैसे करना है, जिस चीज़ का हमें थीसिस नहीं पता है उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पर्सपेक्टिव से भी वो इतना फेवरेबल नहीं है। तो मेरा बस यही गुजारिश होगा कि अगर आप उसको कर रहे हैं तो एक एसेट एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से करिए, बहुत मिनिमल एसेट ही उसको करिए, जब तक वो मेन स्ट्रीम नहीं बन जाता है। हाँ। हालांकि ग्लोबल काफ़ी फंड हैं जो क्रिप्टो का फंड निकाल चुके हैं, खासकर बिटकॉइन का, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में आ रहा है, बट उसके बावजूद किसी को पता नहीं है कि उसका रियल वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो आई थिंक उन चीज़ों से थोड़ा सा हम दूर रह सकते हैं जब तक हमें और नॉलेज उसकी ना हो जाए। आपने एसेट एलोकेशन की बात करी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। 2026 में किस तरीके से एसेट एलोकेशन किया जाना चाहिए, क्या चेंजेस, क्या नई चीज़ें ऐड ऑन इसमें की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई न्यू बिगिनर भी है और वो सोच रहा है कि उसे इन्वेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से क्या वो थंबनेल होना चाहिए उसके लिए कि एसेट एलोकेशन में मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए? पहली बात तो जो बिगिनर है, मैंने देखा है वो ज़्यादातर एसेट एलोकेशन के फेवर में होते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है शुरू में। एक तो या तो उनकी सैलरीज कम है, या फिर वो बिगिनर हैं और वो उनका आई थिंक मंथली सिप का ही जो बेस्ट रूट रहता है म्यूचुअल फंड का, वही रहता है। बट अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड कर चुके हैं अपने आप को, या फिर अगर आप सेफ अप्रोच शुरू में ही फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आप इक्विटी के साथ डेट का एक एलोकेशन आप बना सकते हैं। मैंने इसे डेट, तो फिक्स्ड इनकम के काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा एलोकेशन कर सकते हैं।
वो इसलिए नहीं है कि वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे, काफ़ी हमारे रेट कट आ ही चुके हैं, तो जितना डेट का रिटर्न आना था काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुका है, तो आगे वो भी रिटर्न अगर रेपो रेट आज 5.25% है तो वो आपका 7 या 8% से ज़्यादा डेट का अच्छे क्वालिटी में रिटर्न ज़्यादा नहीं आने वाला इससे ज़्यादा। बट आप फिर भी आपको कुछ एलोकेशन उनको दे के रखना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक वोलाटाइल एसेट क्लास है, कई बार उसमें बुरा टाइम भी आ सकता है, तब आपको डेट से भी आप थोड़ा इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है वो पैसा। अभी जैसे लास्ट ईयर इक्विटी में इतना पैसा नहीं बना, तो इस समय पे आप थोड़ा सा जो ऑलरेडी एक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डेट एलोकेशन इक्विटी एलोकेशन भी एक अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किया हुआ है, किसी ने सपोज 60% का इक्विटी एलोकेशन था या 40% का उसने फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन हुआ है, तो थोड़ा सा 5-7% का वो इक्विटी में भी जा सकते हैं, क्योंकि मे बी वहाँ पर वैल्यूएशन बेटर हो गया। तो आप ऐसे टैक्टिकल कॉल्स आप तब ले सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल मार्केट सिनेरियो की कि 2025 से 2026 में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एसेट एलोकेशन करते हैं जनरली इन्वेस्टर्स अपनी नीड्स को देखते हुए शॉर्ट टर्म में किसको जितना पैसा रिक्वायर्ड है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर नहीं है 3-4 साल तक आप इक्विटी को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो इक्विटी आपके लिए इतना अच्छा एसेट क्लास नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब आपको पैसे की जरूरत हो तब तक मार्केट डाउन हो। ठीक है, तो अपनी नीड्स को अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ही आपको एसेट एलोकेशन करना है। तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। आई थिंक वो दर्शक को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उनका आगे रिक्वायरमेंट क्या है।